नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड का जो अनिवार्य हिंदी का पेपर था उसके सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूजन होने वाला था कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं और कौन से टॉपिक नहीं हटे हैं, वो कन्फ्यूजन अब दूर हो गया है आप लोगों का। राज्य सरकार ने आपका नया सिलेबस संशोधित जारी कर दिया है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हटे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और पहले जो टॉपिक कम नंबर के थे वो टॉपिक अब जो है अधिक नंबर के हो गए हैं। उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये चर्चा करने वाले हैं कि आपको आपकी जो 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। तो चलिए देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खंड के हिसाब से चलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो पेपर बनता है वो 5 खंडों में बनता है। कितने खंडों में बनता है? 5 खंडों में बनता है, जिसके अंदर टोटल जो है 29 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सा पोर्शन जो है यहाँ हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, तो देखिए सबसे पहला जो खंड होता है उसके अंदर अपठित बोध, यानी अपठित बोध के अंदर एक अपठित गद्यांश आता है और एक अपठित पद्यांश आता है। तो गद्य और पद में से पद्यांश हटा दिए गए हैं, यानी जो अपठित पद्यांश हैं उसके प्रश्न नहीं आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों 4-4 नंबर के आते थे, यानी 4 नंबर के गद्यांश और 4 नंबर के पद्यांश, किंतु अब जो है 8 नंबर का गद्यांश आएगा आपका। बहुत आसान आप लोगों को ये होने वाला है। तो देखिए यहाँ अगर हम पहले खंड की बात करें तो खंड 1, यहाँ हम बात कर रहे हैं खंड 1। तो इसके अंदर आपको जो याद करना है वो केवल ये करना है अपठित गद्यांश। और ये जो अपठित गद्यांश है इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। 8 अंक का ये प्रश्न आने वाला है। पहले ये एग्जाम के अंदर 4 नंबर का प्रश्न आता था, लेकिन अब ये 8 नंबर का आएगा। देखिए दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें खंड 2 की, तो देखिए खंड 2 के अंदर भी जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे कोर्स में हैं मौजूद हैं मैं उन्हीं टॉपिक्स को लिख रहा हूँ। तो देखिए ये जो खंड क है इसमें व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना की अपन बात कर रहे थे। तो ये जो व्यावहारिक व्याकरण है इसके अंदर कुल मिलाकर के 6 बिंदु थे, 6 टॉपिक थे, जिसके अंदर नंबर 1 अगर हम बात करें तो भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय था। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो पद परिचय, तीसरे नंबर पर शब्द शक्ति, चौथे नंबर पर अलंकार, 5वें नंबर पर पारिभाषिक शब्दावली और 6ठे नंबर पर पत्र एवं प्रारूप लेखन। तो देखिए अब आपको जो याद करना है वो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। शब्द शक्ति और पद परिचय ये दोनों टॉपिक आपके हट चुके हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अब आप लोग पद परिचय का टॉपिक नहीं पढ़ें, और आप जो दूसरा टॉपिक है शब्द शक्ति का वो भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने में लिख रहा हूं यहाँ पर। एक तो आपको पढ़ना है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, एक तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो आपने बात पढ़नी है वो है अलंकार की, और अलंकार के बारे में आपको मालूम है कि केवल 4 अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ना है अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ आपने श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार पढ़ना है और उपमा अलंकार पढ़ना है। कौन सा अलंकार पढ़ना है? उपमा अलंकार। ये आपके कोर्स में है, यानी अब आपका जो कोर्स है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और उसी कोर्स को आपको तैयार करना है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है पारिभाषिक शब्दावली। क्या याद रखनी है? पारिभाषिक शब्दावली आपके कोर्स से नहीं हटी है, इसे आप लोगों को एज इट इज याद करने हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम इसमें रखेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन। किसको ध्यान रखेंगे? पत्र एवं प्रारूप लेखन, पत्र एवं प्रारूप लेखन। तो ये जो 4 बिंदु है, यानी कि इसके अंदर पहले 6 बिंदु होते थे, अब केवल 4 बिंदु रह गए हैं।
पद परिचय और जो शब्द शक्ति है वो दोनों हट गए हैं। लेकिन देखने योग्य बात यह है बच्चों कि ये जो है 2 अंक का है, ये भी 2 अंक हैं इसके लिए, और इसमें भी 2 अंक, और पत्र जो है ये भी 2 नंबर का आने वाला है। लेकिन जो निबंध है, निबंध जो है आपका पहले 4 नंबर का आता है। अब यहाँ से जो 2-2 नंबर हटे हैं वो उन्होंने कहाँ फिट किए हैं, वो निबंध में फिट किए हैं। यानी कि पहले जो निबंध आपका 4 नंबर का आता था, अब निबंध 8 नंबर का आएगा। और यहाँ अगर हम 5वें बिंदु के रूप में रखें तो वो क्या हो गया, आपका निबंध लेखन हो गया। कौन सा हो गया, वो निबंध लेखन। ठीक, तो ये जो निबंध लेखन है इसे आप लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे, और इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, यानी 8 नंबर का ये आपका निबंध आने वाला है। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 बुक हैं। कितनी बुक हैं, 3 बुक हैं, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं। पहली जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सृजन, ये जो सृजन है इसके लिए 32 अंक हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह के लिए भी 16 अंक निर्धारित हैं, और इसी के साथ में 16 नहीं है, 12 नंबर हैं इसके लिए, 12 अंक निर्धारित हैं। और तीसरे नंबर पर है संवाद सेतु। कौन सी है, संवाद सेतु, और इसके लिए भी कितने अंक निर्धारित हैं, 12 अंक निर्धारित है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पीयूष प्रवाह लिख देता हूँ, क्योंकि पीयूष प्रवाह के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं बच्चों, पीयूष प्रवाह के अंदर टोटल चैप्टर 6 थे। कितने चैप्टर थे, 6 चैप्टर थे, लेकिन 6 में से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हटाए हैं, एक तो मानस का हंस, कौन सा हटाया है, मानस का हंस, और एक जो चैप्टर है जिसका नाम है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ये 2 चैप्टर आपके पीयूष प्रवाह में से हटा दिए गए हैं। ध्यान रख लेना कि यानी कि आपका जो पाठ है कौन सा, 4थे नंबर का, जिसका नाम है मानस का हंस, अमृतलाल नागर का ये निबंध है, हटा दिया गया है। पाठ संख्या अगर हम बात करें 5, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यानी ये तो कोर्स में हटा दिए गए हैं। हम लिख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में अब कौन कौन से हैं जिनको हम याद रखने हैं। तो ये ध्यान रख लेना, पहले नंबर का जो पाठ है आपको याद करना है, ये कहानी है उसने कहा था, और बहुत अच्छे ढंग से मैंने ये पढ़ा रखी है आप लोगों को। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सत्य के प्रयोग। ये सत्य के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक, और पाठ नंबर 3 ये गोरा चैप्टर है, और ये साहित्य की कौन सी विधा है, रेखा चित्र है। और पाठ नंबर 6 ठीक है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान के गौरव, ये चैप्टर है। ये आपके सिलेबस में हैं, जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। अब मैं यहाँ पर जो है दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है उसका वर्णन यहाँ पर कर देता हूँ। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सृजन। अब यहाँ पर देखिए 2 पार्ट हैं। यहाँ सबसे पहले हम पद की बात करेंगे, और इस साइड में हम लोग जो गद्य पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पद पार्ट है उसके अंदर हम लोग जो हैं 9 चैप्टर पढ़ रहे थे, और 9 के 9 चैप्टर मैंने तो करवा दिया आप लोगों को। लेकिन अब 9 में से कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है संतवाणी। वो जो संतवाणी चैप्टर है उसे हटा दिया गया है। तो आपको संतवाणी याद नहीं करना है, यहाँ से कौन कौन से राइटर आपको याद करने हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पर है जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जो रहीमदास जी हैं, रहीमदास जी को भी आपको पढ़ना है, रहीम को भी। तीसरे नंबर पर जो कवि बिहारी जी हैं, बिहारी जी को भी आपको पढ़ना है। यानी कि चैप्टर वाइज अगर अपन बात करें तो ये सूरदास जी का जो चैप्टर संख्या है, अगर इस संख्या के हिसाब से लिखना चाहें तो आप इसको भी नोट कर लें कि सूरदास जी जो हैं यानी कि चैप्टर संख्या 2 है। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 3, ठीक। और इसी तरह ये जो है पाठ नंबर 4 ये आपके कोर्स में है। और कवि भूषण पाठ नंबर 5, कवि भूषण
ये भी आपके कोर्स में है। और पाठ नंबर जो 6 है जिसका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह यानी जो उषा कविता है, ठीक, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर के ये 5 चैप्टर हो गए, यानी इस सृजन बुक में टोटल 17 चैप्टर थे, जिसमें से जो 7 चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। केवल अब आपको 10 चैप्टर याद करने हैं। 17 में से केवल 10 चैप्टर याद करने हैं, ये ध्यान रख लेना। यानी 5 चैप्टर तो जो हैं पद भाग में रह गए हैं और 5 चैप्टर जो है गद भाग में रह गए हैं। गद भाग के चैप्टर कौन कौन से वो ध्यान रख लेना। एक अध्याय संख्या यानी पाठ नंबर जो आपकी 10 है, भय चैप्टर है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है 11 नंबर पर जो बाजार दर्शन है, बाजार दर्शन यानी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध है, दोनों ही निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाजार, ठीक है। तीसरे अब पाठ संख्या अगर हम बात करें 14 नंबर पर, ये है धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। और पाठ संख्या 15 तोलिए उपेंद्र नाथ अश्क की, ये एकांकी है, तोलिए, इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर 16 नंबर का जो पाठ है वो है ममता, 16 नंबर का जो पाठ है वो है ममता। तो ये आपके कोर्स है जिसको आप लोगों को इस परीक्षा 2021 के लिए तैयार करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि देखिए बच्चों, ये तय मान करके चलना कि बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो पढ़ कर के नहीं जाता है। सभी स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी करके एग्ज़ाम में जाते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों के किसी के कम नंबर आते हैं और किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं। तो उसका आखिर कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले काम तो ये है कि जो स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी करते हैं उन्हें अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। उन्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने खंडों में वो विभाजित होता है, पहली बात ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो 29 प्रश्न आएंगे अपने हिंदी के अंदर, तो 29 प्रश्नों के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो अधिक अंक के हैं, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो अधिक अंक के हैं। तो अधिक अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी तैयारी हमें पहले प्रैक्टिस करके कर लेनी चाहिए। जैसे मैं आपको बात करूं कि ये जो पीयूष प्रवाह जो बुक है, अब इसमें 4 चैप्टर ही रह गए हैं। कितने चैप्टर रह गए? 4 चैप्टर रह गए हैं। और जो 10 चैप्टर हैं वो सृजन बुक के अंदर रह गए, यानी 10 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने आपको और ये 4 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं। तो ये जो 4 चैप्टर ऊपर बात कर रहा हूँ मैं पीयूष प्रवाह की, इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। कितना नंबर का आता है? 6 नंबर का आएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर के अंदर से किसी भी चैप्टर में से एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पहली बात तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि जो 6 नंबर का प्रश्न आता है उसको किस तरीके से करें कि हमारे उसमें से नंबर ना कटें। ठीक है, तो जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं उनको हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन, जैसे कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे होते हैं, यानी ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें केवल सिंगल एक क्वेश्चन ही नहीं होता है, इसमें कई क्वेश्चन होते हैं। तो जितने क्वेश्चन होते हैं उसी के हिसाब से पैराग्राफ बना करके हमें पॉइंटों से वो बातें समझानी चाहिए जो वो समझा रहा है। साथ ही अगर हम लोग वो समझा रहे हैं जो चीज़ें, उसको एक बार शॉर्ट तरीके से भी अगर हम समझा सकें कि भाई ये समरी है इस चीज़ की और इसकी डिटेल ये है, कुछ अलग हटके आपको अपनी कॉपी में करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर वो 300 कॉपियाँ 600 कॉपियों का पैकेट एक साथ एक टीचर के पास पहुंचता है। अब देखिए वहाँ जब टीचर चेक करता है तो ध्यान रखिएगा कि एक मानव स्वभाव होता है, वो कॉपियों को उस तरीके से चेक तो करता है लेकिन एक समय बाद वो एक एवरेज नंबर ले लेता है और उसके हिसाब से वो मार्किंग करता हुआ चलता है। तो जब हमारी कॉपी उस टीचर के सामने जाए तो जितनी कॉपियां पहले से वो चेक करता आ रहा है उन कॉपियों से वो डिफरेंट होनी चाहिए।
अब उस डिफरेंट को करने के लिए आप क्या करेंगे, उस डिफरेंट को करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। यानी कि आप जो लिखते हैं हैंडराइटिंग के ऊपर वर्क करें आप लोग, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। साथ ही आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, यानी आपको लिखने के जो तरीके हैं वो मालूम होने चाहिए। यानी मार्जिन लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यानी मार्जिन लाइन के अंदर कभी भी किसी उत्तर के जो पॉइंट होते हैं वो मार्जिन लाइन के अंदर नहीं लिखे जाते। अब मार्जिन लाइन क्या होती है पहले तो यही समझ में आनी चाहिए। यानी कॉपी के रजिस्टर में अपन यहाँ बाईं तरफ ऐसे लाइन खिंची होती है एक सीधी यूं, तो वो मार्जिन लाइन होती है। तो उस मार्जिन लाइन का आपको उपयोग केवल उत्तर संख्या को करने में करना चाहिए कि ये उत्तर संख्या है और यहाँ उत्तर संख्या 1, तो ये स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। अब ये देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा तो आपको समझ में नहीं बैठ रही क्या है। तो इसी चीज को आप जब लिखते हैं, जब उत्तर लिखना हो तो आप बाकायदा इस चीज को साफ साफ नोट करके लिखें कि ये उत्तर संख्या है और यहाँ थोड़ा सा डैश दे अच्छे से और ये 1 नंबर, ये उत्तर संख्या 1 है इस तरह से, क्योंकि वो बहुत छोटा कॉलम आएगा बोर्ड की कॉपी के अंदर, तो वहाँ आपको ये मैनेज करनी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके 2 उप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि पहले का पहला तो यहाँ कर दिया और पहले का जो दूसरा था वो आपने चौथे पन्ने पे करा, तो इससे भी टीचर इरिटेट होता है। आप उसको एक साथ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और हेडिंग जो बनाते हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कीजिए, ठीक। और जो ज़्यादा अंकों के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लें। जैसे मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन तो एक पीयूष प्रभा में से आएगा, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है 2 व्याख्या आएंगी 4-4 नंबर की, तो व्याख्या आप प्रैक्टिस कर लीजिए। व्याख्या के अंदर 3 बिंदु होते हैं, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, विशेष टिप्पणी लिखेंगे। एक चौथा बिंदु भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, वो सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, जिसको लिखा जाता है कठिन शब्दार्थ। क्या लिखा जाता है? कठिन शब्दार्थ। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐसा बनाऊंगा जिसमें पूरा पेपर आपको बोर्ड के सामने सोल्व करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए खाली पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, पढ़ते तो सभी हैं, आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो अलग ढंग से लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपके मार्क जो हैं और बच्चों से श्रेष्ठ आ सके। और जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, इन बातों को धारण कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नंबर और बच्चों से हटकर आएंगे, अलग नंबर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हो और पूरे विश्वास के साथ जुड़े हुए हो, और मैं आप लोगों के विश्वास को इसी तरह बनाकर रखूँगा। और आपका जो भी सिलेबस है आपके एग्ज़ाम टाइम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ लेटेस्ट जो अपडेट आती रहेगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी, परीक्षा के पैटर्न को लेकर के या सिलेबस को लेकर। अब ये पैटर्न आई गया है, या इसके अलावा भी अगर कभी कुछ बदलाव होता है तो वो सूचना आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली बार। हम बाकी जो बचे हुए अध्याय हैं इनमें से हम लोगों ने जो नहीं पढ़े हैं उनको हम पढ़ेंगे। अभी जो वीडियो आपका चल रहा था मजदूरी और प्रेम वाला, आप लोगों ने वीडियो देखा था, अब उसे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब डायरेक्ट ही मैं आपको जो ये 14वें नंबर का जो चैप्टर है इसे ही कराऊंगा, ठेले पर हिमालय। इस चैप्टर के ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और देखा जाए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, केवल ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं। इन 3 चैप्टर को मैं और कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस हो गया। फिर रिविजन क्लासेस शुरू करेंगे, और रिवीजन क्लासों के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें वीक में एक बार तो कम से कम गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों से मीटिंग हो सके। आप पूरे राजस्थान से कहां से सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हो, बड़ा अच्छा लगता है इतने सारे स्टूडेंट यहाँ इस चैनल पर बहुत कम समय में जुड़ गए हो आप लोग, क्योंकि यही विश्वास है जो आप लोगों को आपको कामयाब बनाएगा। क्योंकि जब तक गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं जागता है, माता पिता के प्रति समर्पण भाव नहीं जागता है, तब तक हम उस व्यक्ति से कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं लगभग सभी अटैच हैं, मेरे से पर्सनली मैसेज भी करके पूछते रहते हैं, उनको कोई डाउट होता है तो क्लियर करते रहते हैं। तो आप बेझिझक जब चाहें
आप मेरे से मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फ़ोन लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन जो है फ़्लाइट मोड पे रहता है, क्योंकि वीडियो बनाने होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आप लोग इस नए सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं। थैंक यू।